नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। साथियों, हमने फर्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। टोटल अपने 75 क्वेश्चन है। 75 आपके लिए भी ज़्यादा लंबा ना हो, हमारे भी लिए भी ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए 3 पार्ट बना लिए। फर्स्ट सेकंड 3 पार्टों में आपको वीडियो मिलेगा। 75 क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन कराने तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताते हैं, लिखते हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो एक तरह से आपका पूरे टॉपिक का 8 टॉपिक है ना, 75 क्वेश्चन में 8 जो टॉपिक है उनका पूरा का आपका रिविजन हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद आपको देखना है, अब एक महिला अभ्यर्थी का कमेंट आ रहा था, मैंने पढ़ा था, सुबह ही पढ़ा था कि सर इन जो वीडियो है ये पॉलिटिकल के वीडियो देख लें, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना क्या? तो मैं आपको बता दूं, वीडियो के अलावा आपको एक गाइड बताई है, उसमें से पॉलिटिकल पढ़नी है, उसके साथ वीडियो देखना है, जिससे आपकी क्या उसमें हम तो एक मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, उसमें आपकी अभिरुचि या इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं सब्जेक्ट में, और वो मेन जो क्वेश्चन आ रहे हैं किस तरह से आ रहे हैं उस पर आपका ध्यान ले जा रहे हैं। उसके अलावा आपको गाइड का सारा साथ में लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन ये पढ़ कर ये गाइड पढ़ लेने तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो आपको साथ में जो समग्र रणनीति वाली बताई है उसकी वो बुक लिस्ट है, वो आपको साथ में रखनी है, सीमित बताई है, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। और अगर कोई बाहर चला गया ना तो वो किसी को नहीं आएगा। अब मैथ साइंस ये आप छोड़ भी दो ना, तो भी आपकी क्वेश्चन है वो 55 प्लस जा सकते हो, 50 प्लस तो जाओ ही जाओगे नेगेटिव मार्किंग काट के। लेकिन कुछ कॉमन सेंस की चीजें होती है ना, सामान्य सोच की चीजें, वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर उसमें गलती कर दी तो फिर आप पिछड़ जाओगे दूसरों से। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो 26 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का अंश है किंतु उसके महाभियोग, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि महाभियोग शब्द केवल और केवल संविधान में किसके लिए यूज हुआ है? इम्पीचमेंट जो शब्द यूज हुआ है केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए यूज हुआ है। दूसरे न्यायाधीश है, केग है, निर्वाचन आयोग है, इनको हटाने के लिए जो शब्द यूज हुआ है वो हटाना, रिमूवल शब्द यूज हुआ है, ठीक है ना, हटाना शब्द यूज हुआ है। और महाभियोग शब्द इंग्लिश में देखें इम्पीचमेंट शब्द, तो कई बार क्या है न्यायाधीशों के लिए, निर्वाचन आयोग के लिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनके लिए भी महाभियोग लिख देता है। तो गलती से हो सकता है हिंदी में महाभियोग लिखा हो, लेकिन आप इंग्लिश जरूर देखना, हमेशा पेपर पे लिखा होता है कि इंग्लिश और हिंदी वर्जन में से अगर गलती पाई जाती है तो इंग्लिश वर्जन मान्य होगा। तो इंग्लिश में आपको देखना है। इसके लिए इम्पीचमेंट जो शब्द है, केवल महाभियोग शब्द है, वो केवल राष्ट्रपति के लिए संविधान में, न्यायाधीश वगैरह, केग वगैरह, निर्वाचन आयोग वगैरह, उनके लिए है, वो हटाना शब्द यूज हुआ है। तो इंग्लिश का वो टर्म आप देख लेना। के लिए निमित्त अभिकरण नहीं है, भी महाभियोग के लिए, महाभियोग में भाग नहीं लेता है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है, राज्य की विधानसभाएं, ये विधानसभा निर्वाचन में तो भाग लेती है, लेकिन विधानसभाएं महाभियोग में भाग नहीं लेती, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें होता क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एक निर्वाचन मंडल होता है, निर्वाचन मंडल में क्या है, संसद, ये लिखा हुआ है, संसद और विधानमंडलों, विधानमंडल हो गया, विधानमंडल शब्द नहीं यूज हुआ है यहां, विधानसभाओं या राज्य की विधानसभाओं, सीधा विधानसभाओं भी आ सकता है, क्योंकि उनको भी पांडिचेरी है, दिल्ली है, उनको भी राज्य के अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसका मतलब हो गया संसद, और पांडिचेरी और दिल्ली को भी राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है, केंद्र शासित के रूप में नहीं किया गया, उसके लिए संविधान संशोधन भी किया गया 69वां। तो संसद के जो भी निर्वाचित सदस्य है, 2 सदस्य मनोनीत होते, वो तो मामला ही अब हट गया है, 2 मनोनीत होते नहीं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, वो जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेते। विधानसभाओं में जो राज्यपाल एक सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत करता था वो भाग नहीं लेता। तो इसका मतलब संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हिस्सा होते हैं, अंश होते हैं, भाग लेते हैं। लेकिन जब इसके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है तब केवल लोकसभा और राज्यसभा, तब इसके लिए केवल लोकसभा, संसद के
समस्त सदस्य भाग लेते हैं। केवल संसद के समस्त सदस्य है, समस्त सदस्य वो भाग लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ इसमें निर्वाचित और मनोनीत का कोई लफड़ा नहीं है, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं। महाभियोग अगर निर्वाचन की बात करें तो संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य है, और अगर उसके महाभियोग की बात करें तो उसमें केवल और केवल है संसद के समस्त सदस्य है। इसका मतलब लोकसभा राज्यसभा के समस्त सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य भी महाभियोग में भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभाएं भाग नहीं लेती। कई बार ये भी पूछ लेता है इनमें से कौन भाग नहीं लेता निर्वाचन में, तो वहां पे आपको ये चौथा ऑप्शन है वो विधान परिषद भी दे सकता है। तो ये आपको अच्छे से, ये अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कौन करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है निर्वाचित विधानसभा सदस्य। जिस राज्य से राज्यसभा सदस्य जाएंगे उसके निर्वाचित विधानसभा सदस्य, तो अपन को निर्वाचित विधानसभा सदस्य जाना है। दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, एक सीधा विधानसभा के सदस्य दे रखे हैं तो वो गलत हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों के भी निर्वाचित विधानसभा सदस्य ही भाग लेते हैं। 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 63, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक, संघ का एक, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 है। संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है वो यही है 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्राध्यक्ष होगा। तो वो अनुच्छेद 52 में, 53 में संघ सरकार की या संघ की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति में निहित है। 53 में दिया हुआ है। 53(1) और 53(2). 53(1) में लिखा हुआ है इसका प्रयोग, अनुच्छेद 53(1) और 53(2), ये कई बार बीच में से पूछ लेता है। 53(1) में लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग इस विधानसभा के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और इसका प्रयोग है वो इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 53(2) में क्या लिखा है? तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। ये 53(2) में लिखा हुआ है, ये 53(2) में लिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अलग अलग 59 में शर्तें हैं, निर्वाचन मंडल है, तो ये सारे अलग अलग अनुच्छेद भी आप साथ में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको हर बार ये अंडरलाइन कर लेना है। नहीं पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नहीं है तो संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन करने के लिए उसे पद से हटाया जा सकता है। यही है राष्ट्रपति की शर्त। क्या है, किस आधार पर हटाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन करने पर। उसके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है? नहीं चलाया जा सकता, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। वह आपातकाल में एक राज्य में प्रत्यक्ष शासन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जैसे ही 356 अनुच्छेद लगता है उसे अपन राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो इसका मतलब राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से वहां शासन करता है। उसके द्वारा जो एजेंट होता है, उनके द्वारा जो नियुक्त होता है राज्यपाल, तो राज्यपाल के हाथ में आ जाता है। राष्ट्रपति शासन का मतलब राष्ट्रपति के अंडर में आ जाती है, केंद्र सरकार के अंडर में आ जाती है सारी शक्तियां। ठीक है, तो उस पर कानून वगैरह बनाना वो संसद का काम हो जाता है फिर। तो ये भी सही है, एक राज्य में प्रत्यक्ष शासन कर सकता है। कब? आपातकाल में। आपातकाल 356 के, इसे राज्य आपात भी कहते हैं, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। अब उसके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है? नहीं चलाया जा सकता। अनुच्छेद 361 में 61, 1, 2, 3 इस तरह से अलग अलग दे रखा है कि उसके पदावधि के दौरान अगर उसने, एक में दे रखा है उसने कोई कार्य किया है तो उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि वो नाम मात्र का प्रमुख है, उसके नाम से होता है। काम कौन करता है? वास्तविक प्रमुख है प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद है। दूसरा, पदावधि के दौरान किसी प्रकार की दंडिक कार्रवाई न तो अमल में लाई जाएगी और न कोई चालू रखी जाएगी। तो ये फौजदारी कार्रवाई कार्यकाल के दौरान इस पर, उसके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है? नहीं चलाया जा सकता। तो ये बै सही है। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट आपको समझने क्या कहना चाहता है। 29 नंबर क्वेश्चन,
राष्ट्रपति पद पर वीवी गिरी के चुनाव से संबंधित कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, बिल्कुल उसने त्याग पत्र दिया तभी तो दिक्कत आई। पहले क्या होता था, अनुच्छेद 65 में लिख रखा है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कार्यों का निर्वहन करेगा। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ है, पहले तो अपने को यह ध्यान में रखना है शब्दावली का। तो तब उसमें यह नहीं लिखा था कि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो फिर क्या होगा। तब 1969 में पहली बार जाकिर हुसैन जी तब राष्ट्रपति थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तब 1969 में पहली बार उनका आकस्मिक निधन हो गया कार्यकाल के दौरान। तब यह दिक्कत आई, वीवी गिरी जी राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, लेकिन बाद में चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति के नाम से और अपने पद का, जिस पद पर वो थे उसका वर्णन नहीं किया। तो बाद में ये दिक्कत आई कि अब राष्ट्रपति की शक्तियों का निर्वहन कौन करेगा, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। तब अलग से एक अधिनियम बनाया गया, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन अधिनियम 1969। उसमें फिर अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। वो अधिनियम में लिखा हुआ है, संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तभी पहले 1969 में पहली बार ये दिक्कत आई थी। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुकाबला किया, बिल्कुल किया था। वैसे तो कोई दल का नहीं होता, राष्ट्रपति का चुनाव किसी दल का आधार पर नहीं, इसमें वही जारी होता है, लेकिन फिर भी एक दल का होता है कि किसने अलाउंस किया है उस हिसाब से अलाउंस करते हैं अपने अपने अलग अलग दलों से। कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट वाले भी करते हैं। तो ये निर्दलीय उम्मीदवार थे और ये अभी अपन ने पढ़ा है कि इंदिरा गांधी की सह पर खड़े हुए थे, इंदिरा गांधी के इशारे पे। इस चुनाव में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना हुई, ये भी सही है क्योंकि पहली बार कंटेस्ट मुकाबला हो रहा था। कांग्रेस का जो उम्मीदवार था, आधिकारिक उम्मीदवार था, वो संजीव रेड्डी जी थे। उन्होंने, कांग्रेस ने घोषणा की थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने, उनको लगा कि ये ताकत राष्ट्रपति के रूप में किसी को बिठा के ये मुझे हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए उसने वीवी गिरी का सपोर्ट किया और ये कहा अंतरात्मा से आपको वोट देना है। तो सब उसके जो पक्ष के थे वो इशारा समझ गए, तो तब ये कंटेस्ट मुकाबला, तब द्वितीय वरीयता की जरूरत पड़ी, नहीं तो द्वितीय वरीयता की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें पूर्ण कोटा प्राप्त करना होता है। इसमें क्या होता है, पूर्ण कोटा प्राप्त करना होता है। टोटल कुल मतदान है उसका 50% प्लस 1 एक्स्ट्रा वोट, 50% वोट प्लस 1, मतलब 51% इसमें कोटा आपको प्राप्त करना होता है। वह चुनाव जीतने वाले दूसरे गैर कांग्रेसी प्रत्याशी थे? नहीं, वो चुनाव जीतने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी थे, प्रथम गैर कांग्रेसी थे, प्रथम गैर कांग्रेसी। उस टाइम तो आपको पता है कि सरकारें हैं 1967 तक और आगे तक भी अपन ने देखा है कि सरकारें हैं वो केंद्र में किसकी चलती थी, कांग्रेस की, राज्य हो केंद्र हो। तो इसमें कौन सा सत्य हो गया, 1 2 3, 1 2 3 ये सत्य हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का ए ऑप्शन है वो सत्य हो गया, ये गलत है। दूसरे गैर कांग्रेसी नहीं थे, प्रथम गैर कांग्रेसी थे वो वीवी गिरी जी थे। तो इसके माध्यम से अब कई साथी पूछते हैं कि आए हुए क्वेश्चन किस तरह से हल करें। आए हुए क्वेश्चन इस तरह से हल करना है, जैसे ये क्वेश्चन आया और आपने देख लिया ये गलत है, आपको पहले पता नहीं था, लेकिन आपने आरपीसी की आंसर की देखी, उसमें आपको पता लगा कि ये गलत है। फिर आप क्या सर्च करोगे या बुक में जाकर देखोगे प्रथम गैर कांग्रेसी था या द्वितीय था, तो प्रथम गैर कांग्रेसी आपको पता लगा, तो ये एक ऑप्शन आपका और तैयार हो गया। आपको ये पता लग गया कि प्रथम गैर कांग्रेसी वीवी गिरी जी थे। तो इस तरह से आपका नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा, नॉलेज है वो धीरे धीरे गेन होता है। हमने जब शुरुआत की थी चैनल की तब हमें नहीं लगता था कि इस तरह से हम पूरा कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जो हौसला रखता है ना इंसान, तो खुदा भी उसकी मदद करता है। तो शुरुआत में आपने हमारे भी वीडियो देखे होंगे किस तरह से झिझक थी, किस तरह से ये प्लेटफॉर्म हमने यूज नहीं किया था, और आज धीरे धीरे खुद को अपडेट कर रहे हैं। तो ऐसे आप अगर जो जोश है ना, आप जोश को बरकरार रखो। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है ना, पहले तो ये डिसाइड कर लो कि किसकी तैयारी करनी है, और एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया ना, तो फिर उसके आधार पे आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको जो जोश पहले था ना, वो जोश परीक्षा तक रखना है, बस इतना ही करना है आपको। उसके साथ साथ वो ऑटोमेटिक, आप नेगेटिव विचारों में नहीं आओगे ना, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। बाद में आप देखते हो 2 नंबर से रह गया, इसका मतलब खुद को, आपको खुद से ज्यादा खुद को कोई नहीं जानता। आपको पता होता है आपने गलती कहाँ की। पढ़ते टाइम आप सो रहे थे, किताब मुंह के आगे थी, किताब में देख रहे थे, लेकिन ध्यान कहीं और था। सब चीजें आपको खुद को पता होती है। अगर एकाग्रता के साथ आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है।
30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। संयुक्त बैठक तो सामान्य विधेयक पर केवल और केवल एक जगह प्रावधान है, संयुक्त बैठक वो है सामान्य विधेयक पर बुलाने की, और कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। पिछले में हमने क्वेश्चन ये हल किया था, अभी अपने ये क्वेश्चन हल किया था, 29 नंबर था, 30 नंबर। तो एक साथ संवेद संसद दोनों सदनों में, ठीक है ना। संवेद संसद का मतलब है दोनों सदनों का एक साथ, या तो प्रथम निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र में, या प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है। वो विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 के तहत देता है और वो संवेद संसद के सामने देता है। तो ये क्वेश्चन आरएस में आया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चनों की। अब बार बार अपन आए हुए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हल करेंगे तो ये चीजें अपन समझ पाएंगे। तो 4 नंबर हो गया। 31 नंबर, सन 1989 से भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उसके कालक्रम के अनुसार रखें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन किए। तो इसमें कौन सा होता है? 1989 के बाद यानी जेल सिंह के बाद 1987 से बाद 1992 तक आर वेंकटरमण थे, 92 से 97 तक शंकर दयाल शर्मा थे, 97 से 2002 तक के.आर. नारायण थे प्रथम दलित राष्ट्रपति, और प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी 2002 से 2007 थे। 2007 के बाद 2007 से 2012 तक प्रतिभा पाटिल थी। तो ये क्वेश्चन है 1989 के बाद। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्रम याद रखना है। किस तरह से? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 कार्यकाल उन्होंने पूर्ण किया। अंतरिम राष्ट्रपति भी 380 में अपन बात करते हैं, 379 380, ये आंशिक संविधान लागू किया, 16 अनुच्छेद उसी टाइम लागू कर दिए गए। तो ये उसमें भी अंतरिम राष्ट्रपति का वर्णन है। अंतरिम राष्ट्रपति भी 24 जनवरी को अपन ने निर्वाचित किया। जो विधानसभा थी वही संसद के रूप में काम कर रही थी, अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। तो उन्होंने 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन किया और वो 26 जनवरी को उन्होंने शपथ ग्रहण की। तब से हम ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं कि अपना देश एक गणराज्य है, राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित हुआ। 26 जनवरी के रूप में ये उस हिसाब से भी बनाते हैं, आप कहते हो सर गणतंत्र दिवस के रूप में इसलिए भी बनाते हैं कि अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वो भी बात सत्य है, लेकिन मेन गणराज्य का मतलब यही होता है कि राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। उसके बाद 1952 से 1957 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। आपको ये कार्यकाल याद होना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने प्रथम राष्ट्रपति, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। हमीद अंसारी जी भी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, 2। लेकिन राष्ट्रपति में आप देखोगे तो एकमात्र राष्ट्रपति है जो 2 कार्यकाल रहे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अंतरिम राष्ट्रपति भी रहे। अब ऑप्शन किस हिसाब से देता है वो आपको हैंडल करना होता है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट तैयार है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद जाकिर हुसैन जी बने, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले, आकस्मिक मृत्यु हुई, वो भी जाकिर हुसैन जी थे 1969 में। 1969 के बाद एक बार कार्यवाहक वीवी गिरी जी बने। बाद में दिक्कत आ गई, उन्होंने भी चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया। अब राष्ट्रपति का कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तब एक अधिनियम बनाया गया 1969 निर्वहन के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बनेगा अगर दोनों पद खाली है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। उसके बाद कुछ समय कार्यवाहक हो रहे, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद जी बने, तो वो 1977 तक रहे, 1974 से लेके। बाद में वो बीच में कार्यवाहक के बाद हिदायतुल्लाह जी के बाद वीवी गिरी जी बन गए थे, चुनाव में जीत गए थे। उसके बाद फकीरुद्दीन अली अहमद जी रहे, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। उनका भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। 2 ही राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, दोनों ही मुस्लिम है। एक जाकिर हुसैन जी है, एक फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन ये नाम कई बार है ना, जटिल नाम होते हैं ना, फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद कौन बना? उसके बाद संजीव रेड्डी जी बने और दोनों बार चुनाव लड़ा। तब लोकसभा के अध्यक्ष थे दोनों बार, 1969 भी और 1977 भी। उसके बाद 82 से 87 तक ज्ञानी जेल सिंह जी रहे। 1987 के बाद 87 से आर वेंकटरमण बने और 92 से 97 तक शंकर दयाल शर्मा बने। 97 में प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन बने और उसके बाद
एपीजे अब्दुल कलाम 2002 तक रहे, 2002 तक के आर नारायण रहे, 2002 से 2007 तक एपीजे अब्दुल कलाम रहे, और फिर 2007 में प्रतिभा पाटिल 2012 तक रही। उसके बाद 2012 में प्रणब मुखर्जी 2017 तक रहे, 2017 में रामनाथ कोविंद जी बने, और अब जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो 2017 के बाद फिर 22 में चुनाव हुए तो 22 में द्रौपदी मुर्मू जी बनी। ठीक है ना, प्रथम आदिवासी महिला। प्रथम महिला की बात करें तो प्रतिभा पाटिल है, और प्रथम आदिवासी महिला की बात करें तो वह है द्रौपदी मुर्मू। तो इस तरह से आपको क्रम याद रखना है। इससे क्या और क्वेश्चनों में भी आपको सहायता मिलती है। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इनका क्रम आपको याद है ना, तो कई बार पूछ लगा आपातकाल के समय कौन था, तो आपको याद है कि 1970 से स्वतंत्र तक 3 साल कौन रहे थे, फखरुद्दीन अली अहमद। तो आपको पता है आपातकाल में राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। तो इस तरह से आपको क्रम याद रखना है, कोई भी घटना पूछ सकता है। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त है, वह भारत का नागरिक है, यह शर्त नहीं, योग्यता है, अर्हता है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह अर्हता है, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। ये 2 है, ये शर्तें हैं। अब आपको इसमें अंतर समझना है, ये 2 है वो शर्तें हैं। देखो राष्ट्रपति के लिए जो ये 2 है और एक इसमें और है, वह भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, तो फिर वो राष्ट्रपति बन सकता है। ये उसकी अर्हताएं हैं, ये उसकी क्या है, अर्हताएं हैं, अर्हताएं। ये अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद किस में दे रखी है, अनुच्छेद 58 में दे रखी है, ये अनुच्छेद 58 में दे रखी है। लेकिन ये इसकी शर्तें हैं। शर्तें और कौन कौन सी है, 2 तो ये हो गई, कोई लाभ के पद पर नहीं होगा, उसको निवास वगैरह के उपयोग का वो हकदार होगा, फ्री में दिया जाएगा, उसके लिए उपलब्धियां और भत्ते भी उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते, किसी भी संसद या विधानमंडल का वो सदस्य नहीं होगा। ये सारी ये शर्तें हैं। ये जो शर्तों का वर्णन है, शर्तों का वर्णन है वो अनुच्छेद 59 में, अनुच्छेद 59 में। अब आपको अलग अलग समझना है कि अर्हताएं क्या है, आप इनको मिक्स मत कर देना। अर्हताएं योग्यताएं होती है, उसमें अनुच्छेद 58 में दे रखी है कि वो भारत का नागरिक होगा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। शर्तें हैं, वो लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा, उसको किराया का वो शासकीय निवास है वो फ्री में दिया जाएगा, उसके अलावा वह उपलब्धियों भत्तों में उसकी पदावधि के दौरान कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा या कम नहीं किया जाएगा, वो किसी संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये इसकी शर्तें, ये अनुच्छेद 59 में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति एवं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। बिल्कुल, अनुच्छेद 75, 75(2), 75(6) तक चलता है। 75(1) एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। एक इसमें 75(1) में लिखा है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान है वो प्रधानमंत्री होगा। 75(1) में हमने अभी बात की थी कि निम्न सदन का मंत्रियों की जो संख्या वो 15% से अधिक नहीं होगी। दल बदल वाले को ख में अपन बात की, दल बदल वाले को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, दोबारा निर्वाचन से चुन के आ गया वो अलग बात है फिर। और 75(2) में वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। इसका मतलब वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, राष्ट्रपति के प्रति। ये 75 में व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। इसमें लिखा हुआ है 75(1), 75(2) में लिखा हुआ है कि वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्योंकि वो मंत्री है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे। इसको मतलब जब तक उनका आशीर्वाद है तब तक रहेंगे। आशीर्वाद कब तक है, जब तक उनको मंत्रिमंडल का सलाह मिलती है, मंत्रिपरिषद की। मंत्रिमंडल शब्द एकमात्र अनुच्छेद 352 में यूज हुआ है। 75(3) में ये लिखा हुआ है कि वो सामूहिक रूप से किसके प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी मंत्रिपरिषद। तो 75(2) में व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति, और 75(3) में सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। अगर कई बार ऑप्शन में लोकसभा नहीं लिखा है तो आपको फिर संसद करना पड़ेगा। अगर संसद और लोकसभा दोनों ऑप्शन में लिख रखे हैं तो फिर आपको साथियों कौन सा करना पड़ेगा, लोकसभा करना पड़ेगा।
निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये फिर आगे गलत हो जाएगा, आपने बात करने की जरूरत नहीं। 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अब बताओ किस अनुच्छेद में किया गया? 74(1), अनुच्छेद 74(1). 74(1) में क्या लिखा हुआ है? 74(1) में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 75(2) में लिखा हुआ है इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, यदि दी तो क्या दी। इस तरह की कोई न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, ये लिखा हुआ है 75 में। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान पीएम होगा। तो 42वें संविधान में क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया कि उसकी सलाह के आधार पर ही कार्य करेगा, कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद की जो भी सलाह आ जाएगी। 24वां संविधान संशोधन 1971 हुआ, उसमें तो संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक है उस पर वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया, इंदिरा गांधी ने किया, वो तो आज भी है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 75 में ये लाइन लिख दी गई कि सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, पुनर्विचार के लिए मतलब नहीं भेज सकता। और बाद में जैसे मोरारजी देसाई की सरकार बनी 1977 में, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें थोड़ा संशोधन करके ये कह दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह एक बार राष्ट्रपति है वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और 42वें संविधान संशोधन, इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। सबसे ज्यादा संशोधन हुए थे मिनी संविधान, सबसे ज्यादा संशोधन हुए थे 57 से 59 संशोधन हुए थे, 59 संशोधन इसमें किए गए थे। इसे एक मिनी संविधान भी कहते हैं। और मूल कर्तव्य जो जोड़े गए, शरण सिंह समिति की सिफारिश पर जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। और प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, वो तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। तो काफी ज्यादा चेंजेस हुए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री की सरकार को लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी? किसकी गिरी थी? अटल बिहारी जी की। क्योंकि 1996 में जब इनका निर्वाचन हुआ तो ये मात्र 13 दिन रहे थे, मात्र 13 दिन रहे थे। कब? 1996 में। और जब विश्वास प्रस्ताव लाया गया तो इनको पता था कि कोई फायदा नहीं है, तब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनको पता था कि अपने पास बहुमत नहीं है। फिर 1998 में फिर बीजेपी की ज्यादा सीटें आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन उस टाइम 1998 में जयललिता ने, जो 1972 में पार्टी बनी थी जयललिता की, AIDMK जयललिता, जो रामचंद्र ने बनाई थी, बाद में इसकी हेड जयललिता भी रही, अम्मा कहते हैं इसे, अम्मा। तो जयललिता जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। तब अटल बिहारी जी की एक मत से सरकार गिर गई थी। वो कब गिरी थी? 1998 में। 1998 में। ये आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखने होते हैं, साथ में फैक्ट भी है। 36 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है? कौन सा करता है? मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? कौन सा अनुच्छेद है? 75। कौन सा अनुच्छेद है? 75। अनुच्छेद कौन सा है? 75। सुभाष जी, अनुच्छेद कौन सा है? 75। अब आप बताओ। भारतीय संविधान के
तो इसमें नियुक्ति और मंत्रिपरिषद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 75 है। अनुच्छेद 75 की अपन बात करें तो कई बार अपन बात इसके संबंध में पीछे भी क्वेश्चनों में की है। 75 में लिखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा। 75 क में 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह कर दिया कि मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी वो लोकसभा की संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी, प्रधानमंत्री सहित। 75 ख में यह जोड़ा गया कि दल बदल करने वाले सदस्य को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। 75 में हम अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी, मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करेंगे। कहने का मतलब है व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, बर्खास्त वगैरह करता है वो राष्ट्रपति करेगा, उसको राष्ट्रपति को हटाना है। तो 75(3) में ये लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। वो हम पिछले क्वेश्चन में अभी पढ़े, तो वो लोकसभा के प्रति है। अगर लोकसभा उस समय नहीं हो तब आपको संसद मानना है। 75(4) में क्या लिखा हुआ है? अनुसूची 3 के अनुसार उन्हें राष्ट्रपति है मंत्रियों को राष्ट्रपति या तो खुद या किसी व्यक्ति द्वारा, आपके द्वारा स्वयं या किसी व्यक्ति द्वारा जो वो नियुक्त कर सकता है या फिर खुद ही करवाता है ज्यादातर। तो 75(4) में अनुसूची 3 में, अनुसूची 2 में तो इनके वेतन भत्तों के बारे में वर्णन है और शपथ के बारे में जो वर्णन अनुसूची 3 में जो भी संवैधानिक पदों पे है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनको छोड़कर उनका वर्णन अलग से अनुच्छेद में दे रखा है। लेकिन अनुसूची 3 पे जो भी संवैधानिक पदों पर है, तो मंत्री वगैरह ये संवैधानिक पद है के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ, एक तो ये अपने पद की शपथ लेते हैं, दूसरी ये गोपनीयता कि हम इसकी गोपनीय बनाए रखें, जो भी हमारे नॉलेज में जो चीज़ आएगी वो आगे शेयर नहीं करेंगे। तो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ये 75(4) में लिखा हुआ है। 75(5) में लिखा हुआ है बिना सदन का सदस्य 6 माह तक कोई भी मंत्री रह सकता है, क्योंकि अपने संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका है, जो मंत्रिपरिषद है, वो विधायिका के जो सदस्य हैं वो ही कार्यपालिका के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन ये दे रखा है कि 6 माह तक वो मंत्री रह सकता है। लेकिन 6 माह के बाद अगर उससे पहले उसको अगर किसी सदन की, दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता ले लेता है तो वो मंत्री रहेगा, नहीं तो वो मंत्री पद पर नहीं रह सकता, अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। 75(5) में हमने पढ़ लिया। 75(6) में लिखा हुआ है मंत्रियों के वेतन भत्ते। मंत्रियों के वेतन भत्ते का वर्णन है वो अनुसूची 2 में जो संवैधानिक पदों पे है, अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में शपथ है, हमने अभी पढ़ा था। तो उसके वेतन भत्ते है वो समय समय पर संसद है वो निर्धारित करेगी या अवधारित करे, उसके अनुसार उनको वेतन भत्ते दिए जाएंगे। ये अनुच्छेद 75 है, ये मंत्रिपरिषद से संबंधित है। इसके 6 अलग अलग क्लोज बना रखे हैं। क्लोज 1 में 2 है, कैक है, वो हमने 91वें संविधान संशोधन की बात कर ली। फिर क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4, क्लोज 5, क्लोज 6, ये अपन को अच्छे से याद रखना है। ये मंत्रिपरिषद को पूरे को कंप्लीट करता है। उसके वेतन भत्ते, क्यों नहीं रह सकता पद पे, सारी बातें ये कवर करता है। निम्नलिखित में कौन भारत के मंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? अब ये आपको ध्यान में रखना है, कौन नहीं रहे? मोरारजी देसाई बॉम्बे के थे, चरण सिंह जी थे यूपी के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के थे, तो चंद्रशेखर जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, इनमें से 4 ऑप्शन दे रखा है, तो मुख्यमंत्री नहीं रहे। अब तक 5 प्रधानमंत्री, अब तक कितने प्रधानमंत्री? 6 प्रधानमंत्री हैं। 6 पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी न किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। उनमें से 6 पीएम में से पहला है मोरारजी देसाई। पहला कौन सा है? मोरारजी देसाई। ये कहाँ के रहे? बॉम्बे के। मोरारजी देसाई ये कहाँ के रहे? बॉम्बे प्रांत के। कहाँ के रहे? बॉम्बे प्रांत के। 1 नंबर ये हो गया। 2 नंबर मोरारजी देसाई बॉम्बे प्रांत के रहे। 2 नंबर है चरण सिंह। 2 नंबर है चरण सिंह, ये कहाँ के रहे? यूपी के। यूपी के मुख्यमंत्री रहे। और तीसरे हैं वीपी सिंह जी। तीसरे हैं वीपी सिंह जी। वीपी सिंह जी कहाँ के रहे? वीपी सिंह 1989 में प्रधानमंत्री रहे, बाद में चंद्रशेखर जी बने थे। वीपी सिंह जी ये कहाँ से रहे? यूपी से। चौथे कौन है? नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, ये चौथे हैं। ये कहाँ से थे? आंध्र प्रदेश। ये कहाँ थे? कहाँ से प्रधानमंत्री रहे? मुख्यमंत्री रहे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। 4 हो गए। 5वें कौन थे? HD देवगौड़ा जी। 5वें कौन थे? HD
देवगौड़ा जी। भाग्य ने साथ दिया और उस टाइम एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो विधानसभा के सदस्य थे, कर्नाटक के सीएम पद पर थे। कर्नाटक के, क्यों विधानसभा सदस्य है वो भी बन सकता है, तो कर्नाटक के ये सीएम रहे। और छठे आपको पता है छठा कौन है, जो छठा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री रहा, वो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये 6 प्रधानमंत्री है, ये आपको ध्यान में रखने होते हैं कॉन्सेप्ट कि कौन कौन से है। पहला मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, उससे पहले ये बॉम्बे प्रांत के सीएम रह चुके थे। दूसरे चरण सिंह जी, ये यूपी के सीएम रह चुके थे। उसके बाद तीसरे वीपी सिंह जो यूपी के प्रधानमंत्री रह चुके थे। इनके टाइम दोनों जो प्रतिद्वंद्वी है, लेफ्ट फ्रंट वो अपन कहते हैं वो सीपीआई, उन्होंने और बीजेपी ने भारी समर्थन इनको दिया था, बाद में वापस ले लिया उसी मुद्दे पे। तो बाद में चंद्रशेखर जी बने थे, लेकिन ये मुख्यमंत्री नहीं रहे। फिर बाद में चौथे हैं पीवी नरसिम्हा राव जी, आंध्र प्रदेश के सीएम रहे थे। एच डी देवगौड़ा दी कर्नाटक के, 1996 में जब इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, 1 साल तक ये रहे थे। नरेंद्र मोदी जी छठे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले सीएम रहे हैं। तो ये आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? ये अब अंदर से आजकल क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, थोड़ा सा ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 78 में दिया गया है। अनुच्छेद 78 में क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य, राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। इसमें अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य कि कोई भी सूचना हो, देश से संबंधित, कार्यपालिका संबंधी जो भी सूचना है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। लेकिन इसमें राष्ट्रपति का अधिकार भी है। प्रधानमंत्री कर्तव्य और राष्ट्रपति का अधिकार, इनमें से कोई भी क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ सकता है आपको। राष्ट्रपति का अधिकार ये है कि राष्ट्रपति जब चाहे किसी तरह की सूचना है वो प्रधानमंत्री से मांग सकता है। तो अनुच्छेद 78 की बात करें तो उसमें सूचना का अधिकार भी राष्ट्रपति जब चाहे कोई तरह की सूचना प्रधानमंत्री से मांग सकता है, और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को कोई भी देश की सूचना है उससे अवगत कराए। अब अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा विस्तृत रूप में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों को निर्धारित करता है? 39 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 74 नंबर। कौन सा है? 74 नंबर। हम अभी पढ़ के आए थे, 74 नंबर हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक। 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमने बात की कि सलाह मानने के लिए इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया था 1976, 42वें संविधान 1976 द्वारा, और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये प्रावधान किया गया। और दूसरा 74(1) है ये। 74(2) में क्या लिखा हुआ है? कोई भी जो सलाह देगा ना उसकी न्यायालय में जांच नहीं होगी कि क्या सलाह दी तो क्या सलाह दी गई, और क्या इस हिसाब से जो भी सलाह है उसके बारे में कोई भी न्यायालय में उसके बारे में जांच नहीं होगी। ये वो पीछे 74(2) में, 74(2) में हमने अभी पढ़ा है। एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है बहुत सारे अनुच्छेद। 40 नंबर, निम्नलिखित में से विश्व भारती के कुलाधिपति आचार्य कौन है? कौन होता है? विश्व भारती विश्वविद्यालय है, उसके प्रधानमंत्री होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कोई डाउटफुल क्वेश्चन होता है, जैसे अपवाद होता है, ये अपवाद है। कोई भी विश्वविद्यालय अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है, अपने राजस्थान में भी अजमेर में कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है, कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसका कुलाधिपति होता है, वो राष्ट्रपति होता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है। या तो कुलाधिपति राष्ट्रपति होता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है जो राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व करता है। और कुलपति
राष्ट्रपति नियुक्त करता है केंद्रीय विश्वविद्यालय में। लेकिन ये अपवाद है, विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे है? शांति निकेतन। शांति निकेतन, शांति निकेतन कहाँ पे है ये? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये। इसके कुलाधिपति हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, इसके कुलाधिपति प्रधानमंत्री होते हैं। अगर राज्य सरकार के अंडर में कोई विश्वविद्यालय आता है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी आती है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी आती है, शेखावटी यूनिवर्सिटी आती है, जो भी MDSU आती है, जो भी सरकारी यूनिवर्सिटी है, उनमें कुलपति है वो राज्यपाल नियुक्त करता है, और कुलाधिपति होता है वो राज्यपाल खुद होता है, कुलाधिपति। ठीक है, VC वाइस चांसलर, वाइस चांसलर होता है वो राज्यपाल नियुक्त करता है, कुलपति को कुलपति कहते हैं। तो कुलाधिपति राज्यपाल खुद होता है। लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति है वो राष्ट्रीय द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है। अपन अगर अजमेर वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो उसमें आपको कुलाधिपति अलग मिलेगा और कुलपति अलग मिलेगा। अगर राज्य के अंडर में है तो कुलाधिपति का नाम आएगा, तब राज्यपाल का नाम आएगा, और कुलपति राज्यपाल अलग से नियुक्त करता है। तो ये अपवाद ही आपसे क्वेश्चन पूछता है वो ज्यादा परीक्षाओं में, कई बार पूछा गया। 41 नंबर क्वेश्चन, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो 6ठी लोकसभा। जो वर्तमान में हम लोकसभा के सदस्यों की संख्या दे रहे हैं, 6ठी लोकसभा कब? 1977। आपातकाल के तुरंत बाद जिस लोकसभा गठन हुआ वो कौन सी थी? 6ठी लोकसभा। और तो मध्यावधि चुनाव करवाए गए 1972 में होने थे, 1971 में चुनाव करे गए, तो वो 5वीं लोकसभा थी। तो 6ठी लोकसभा में टोटल महिलाएं कितनी थी? 1977 में 19 महिलाएं थी। तो आज तक की सबसे कम महिलाएं हैं वो किस लोकसभा में? 6ठी लोकसभा में। 6ठी लोकसभा ने पूछ के आपको सन भी पूछ सकता है। 1977 में पहली बार जो लोकसभा गठन हुआ 1977 में, वो 6ठी लोकसभा थी, उनमें केवल 19 महिलाएं थी, सबसे कम महिलाएं। और अगर आपको पूछ ले सबसे अधिक महिलाएं, ये भी पूछ सकता है, सबसे अधिक महिलाएं, सबसे अधिक महिलाएं, सबसे अधिक महिलाएं किस लोकसभा की बात करें तो वो कौन सी थी? 17वीं लोकसभा। कौन सी थी? 17वीं लोकसभा। कब हुई? 2019 में। कब गठन हुआ था 17वीं लोकसभा का? 2019 में। इसमें कितनी महिलाएं थी? 78 महिलाएं थी, मतलब 14%। प्रतिशत भी कई बार पूछ लेता है। 78 महिलाएं 14%, 543 का काट लो 78 महिलाएं। अगर अब की बार की बात करें तो अब की बार 18वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा गठन कब हुआ? 2024 में हुआ। तो इसमें कितनी महिलाएं हैं? 74 महिलाएं, 74 महिलाएं, कुछ कम है, इससे कुछ कम है। तो सबसे कम महिलाएं 6ठी लोकसभा में कब? 1977। कितनी महिलाएं थी? 19। सबसे अधिक महिलाएं 17वीं लोकसभा में। 17वीं लोकसभा गठन कब हुआ था? 2019 में। कितनी थी? 78 महिलाएं। आज तक के इतिहास की सबसे महिलाएं हैं वो 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं, ये भी पूछ सकता है। और 6ठी लोकसभा 1977 से ही जो वर्तमान अपन सदस्यों की संख्या देख रहे हैं 552 अधिकतम हो सकती है, लेकिन 543 दो मनोनीत 545 संख्या की गई थी, और 543 संख्या इसी के आधार पर 1977 में पहली 6ठी लोकसभा थी जिसमें सदस्यों की संख्या 543 कर दी गई। जो वर्तमान में अपन देख रहे हैं सदस्य संख्या देख रहे हैं वो कब की गई? 6ठी लोकसभा में। और अपनी राज्य की विधानसभा राजस्थान की, उसकी भी 200 संख्या 6ठी विधानसभा में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 42 नंबर, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का क्या आशय है? वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है। वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है, ये सत्य है। क्योंकि अपन जो शुरुआत होती है संसद की, जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? प्रश्नकाल से होती है। संसद की शुरुआत प्रश्नकाल से होती है। किस? 11 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे तक कौन सा होता है? प्रश्नकाल। शुरुआत है संसद के, अगर सत्र की शुरुआत और संसद का अगर संचालन हो रहा है तो पहले सबसे पहले कौन सा होता है? प्रश्नकाल होता है। कब से शुरुआत? कब से? 11 बजे से 12 बजे तक। इसके तुरंत बाद 12 बजे शून्यकाल, ये भारतीय देन है। शून्यकाल का मतलब है क्योंकि ये दोपहर में 12 बजे से शुरू होता है, इसलिए इसे शून्यकाल भी कहते हैं। अब ये भारतीय देन है। कब से इसकी शुरुआत हुई? 1962 से। ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है,
ये अधिनियमों में लिख रखा है कि प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आएगा। ठीक है, तो शून्यकाल की शुरुआत 1962 से हुई। ये भारतीय संसदीय इतिहास में भारतीय देन है शून्यकाल की। और कब शुरू होता है, तो ये 12 बजे के बाद शुरू होता है। कब से? 12 बजे के बाद शुरू होता है शून्यकाल। या ऐसे नहीं लिखे 12 बजे के बाद, तो आपको ये लिख देता है कि जस्ट प्रश्नकाल के बाद। प्रश्नकाल के बाद जस्ट कौन सा काल शुरू होता है, तो शून्यकाल शुरू होता है। शून्यकाल क्यों नाम दिया गया उसको? क्योंकि दोपहर में 12 बजे के बाद शुरू होता है। 12 बजे से बीच का है, AM और PM के जो बीच का टाइम है, 12 बजे लिखते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या होता है, संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। शून्यकाल में क्या होता है, बिना किसी सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दे सदस्य उठा सकते हैं। बिना किसी सूचना के, नहीं तो और बिना सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। अन्य कोई क्वेश्चन लगाने होते हैं तो पहले लोकसभा अध्यक्ष को और महासचिव को ये बताना होता है, उसके पास भेजे जाते हैं कि ये क्वेश्चन हम प्रश्नकाल में उठाने वाले हैं। उनकी अलग से अनुमति मिलती है, उनकी बाद में उठाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है? ये शब्दावली बहुत बार पूछ सकते हैं। हम क्या करते हैं साथियों, जैसे हमको सरल लगता है उसको उतना ही हल्के में ले लेते हैं और कम पढ़ते हैं। अपन जैसे पढ़ते समय ये चीजें जो अलग लगे ना, उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, अलग से नोट्स के रूप में तैयार कर लेना चाहिए। अब मनोनीत किया जाता है, मनोनीत नहीं होता तो क्या किया जाता है, चयनित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष, उससे पहले जैसे लोकसभा का नई लोकसभा गठन होता है, उससे पहले अध्यक्ष का पद रिक्त होने वाला होता है, उसके लिए क्या प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वो किस लिए करता है कि वो लोकसभा सदस्यों को शपथ दिला सके। वो ही कोई वयोवृद्ध व्यक्ति, विपक्ष पक्ष किसी को भी बनाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का चयन होता है। इसकी तिथि है, लोकसभा अध्यक्ष की जो तिथि है, इनका कब चयन होगा, इसकी जो निर्वाचन की तिथि है, चयन करने की जो तिथि है, वो कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति करता है। ये भी पूछ सकता है, लोकसभा अध्यक्ष की चयन की जो तिथि है वो कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति करता है। इस दिन लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, उसमें उस सदस्यों के माध्यम से, चयन का मतलब है जो सदस्य हैं टोटल, उनमें से ही एक सदस्य का चयन किया जाता है, चूज किया जाता है। उपाध्यक्ष है लोकसभा का, उसकी जो चयन की तिथि है वो कौन निर्धारित करता है, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष के लिए लोकसभा अध्यक्ष, और इसकी जो तिथि है वो कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये जो सदस्य हैं लोकसभा के, उन सदस्यों में से ही एक सदस्य का चयन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किया जाता है। तो चयनित शब्द है, जैसे प्रधानमंत्री के लिए हम करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए कौन सा शब्द होता है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, नियुक्त होता है। तो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है। एक दल ने कह दिया कि ये हमारा नेता है बहुमत दल का, एक व्यक्ति को नेता माना जाता है, तो उस व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री के लिए नियुक्ति शब्द यूज किया गया है, नियुक्त शब्द यूज किया गया है। 44 नंबर, लोकसभा का नेता कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार जब इसमें थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो डायरेक्ट अपने को पता है लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लगभग ये होता है कि जो प्रधानमंत्री बनता है वो लोकसभा से होता है, लेकिन इंदिरा गांधी बनी थी, HD देवगौड़ा जी बने थे, उसके इंद्र कुमार गुजराल जी बने थे, तो ये मनमोहन सिंह जी बने थे। ये राज्यसभा के सदस्य थे, न कि लोकसभा के। ये आपको ध्यान में रखना है, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बने और ये राज्यसभा का सदस्य हो, ये क्या है, राज्यसभा का सदस्य हो, जैसे इंदिरा गांधी थी राज्यसभा का सदस्य हो, जैसे मनमोहन सिंह जी थे, तब एक वरिष्ठ सदस्य को, जो दल सरकार सत्ता में होता है, एक वरिष्ठ सदस्य को लोकसभा का नेता बनाया जाता है। जैसे मनमोहन सिंह का टाइम प्रणब मुखर्जी भी थे लोकसभा के नेता, सुशील कुमार शिंदे भी रहे। तो तब ये प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा से, तो ये राज्यसभा का नेता होता है, राज्यसभा का नेता होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ी सी शब्दावली ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन किसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो। अगर सदस्य नहीं है तो फिर दल के किसी वरिष्ठ सदस्य को वहां पे
लोकसभा का नेता बनाया जाता है जब प्रधानमंत्री कहां से हो, राज्यसभा से हो, तब वो प्रधानमंत्री कहां के नेता हो जाते हैं, राज्यसभा के नेता होते हैं। ये क्वेश्चन आपका 44 नंबर कंप्लीट हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? क्वेश्चन को घुमाया गया थोड़ा। राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा के उपसभापति, नहीं। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, क्वेश्चन को कितना घुमाया गया है देखो। राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेता है, इसका मतलब मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, मंत्री, अनुच्छेद 88 अपन देखते हैं। अनुच्छेद 88 में क्या लिखा है? मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, ये लिखा हुआ है। सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है केंद्र सरकार का। जैसे हमारे राज्य में बात करें, राज्य में कौन होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। यहाँ होता है एंटोर्नी जनरल, महान्यायवादी। इनकी सहायता के लिए सोलिसिटर जनरल भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब सरकार की जो भी पैरवी करता है कोर्ट में, वो महान्यायवादी करता है हर जगह, और हर जगह नहीं पहुंच पाता, इसके लिए सोलिसिटर जनरल भी लगाए जाते हैं। तो अनुच्छेद 88 में ये लिखा हुआ है, कोई भी मंत्री या महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है। कोई भी मीटिंग में, मंत्रिपरिषद की मीटिंग में भी महान्यायवादी भाग लेता है। किसी भी सदन के, जो सदन चल रहा है उसमें महान्यायवादी और मंत्री को ये अधिकार होता है, वो किसी भी सदन में भाग ले सकता है। लेकिन शर्त ये होती है कि महान्यायवादी तो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो किसी सदन का सदस्य नहीं होता। लेकिन मंत्री जिस सदन का है उस सदन में वोट भी दे सकता है, और अन्य सदन में भाग तो ले सकता है मीटिंग में, या सदन में उपस्थित हो सकता है, लेकिन वो वहां पे वोटिंग नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 88 अपन को ध्यान में रखना है। ये घुमाया गया है थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में, आंसर में। तो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, तो अनुच्छेद 88 में सदनों के संबंध में महान्यायवादी और मंत्रियों के अधिकार हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होता है? तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। फिर क्या करेगा? मतलब यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो इसका मतलब है लोकसभा में उस दल को बहुमत नहीं है। अगर बजट ही पारित नहीं हो रहा है, इसका मतलब सदन में उनको बहुमत नहीं है, तो फिर प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता को सरकारी मान्यता दी जाती है। ये बताओ आप, भारत में लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता को प्रतिपक्ष भी लिख सकते हैं, विपक्ष भी लिख सकते हैं, प्रतिपक्ष भी लिखा सकता है, विपक्ष कह दो, प्रतिपक्ष कह दो। प्रतिपक्ष का मतलब क्या होता है? एक दल जिसको बहुमत मिला है वो तो सत्ता में आता है, वो सरकार बनाता है। दूसरा तो उससे कम सीटें मिलती है, लेकिन और दूसरे दलों से ज्यादा सीटें मिलती है। सत्ता में उससे कम मिलती है, दूसरे दलों से ज्यादा सीटें मिलती है, उसका एक, उस दल का एक नेता है, वो प्रतिपक्ष का नेता होता है। दोनों शब्दों में अलग अलग है, ठीक है। ये एक संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये कानूनी उपबंध है, ये विधिक उपबंध है, कानूनी कह दो या विधिक उपबंध है। 1977 में वैधानिक ऑब्लिक कानूनी भी कह सकते हैं, मान्यता दी गई और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। अब इस प्रतिपक्ष के नेता को वैधानिक या कानूनी मान्यता कब दी गई? 1977 में दी गई। और प्रतिपक्ष के नेता को क्या दिया जाता है? कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। वेतन भत्ते जो भी है वो सुविधा है वो कैबिनेट मंत्री के समान होगी, कैबिनेट मंत्री के समान इसको दर्जा दिया जाता है। तो आपको याद क्या रखना है? प्रतिपक्ष का नेता है वो एक कानूनी उपबंध है
इसका वर्णन संविधान में न होकर बल्कि संसदीय सेवा विधि में, इसका वर्णन संविधान में नहीं है बल्कि संसदीय सेवा विधि में है, संसदीय विधि में, संसदीय विधि में इसका वर्णन है। इसलिए विधिक पद है न कि संवैधानिक पद। कब इसका गठन किया गया, प्रतिपक्ष नेता के पद को कब कानूनी मान्यता दी गई या वैधानिक मान्यता दी गई, तो कब दी गई, 1977 में दी गई। ये आपको याद रखना है। अब प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, जो दूसरा सबसे ज्यादा सीटों वाला दल है उसका नेता प्रतिपक्ष का नेता होगा। लेकिन एक शर्त और है, कुल सीटों का, जो सदन की कुल सीटें हैं, सदन की कुल सीटों का, सदन की कुल सीटों का कम से कम 10%, कम से कम 10%, 10% कम से कम सीटें प्राप्त करेगा, तभी उन्हें प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, उस दल के किसी सदस्य को प्रतिपक्ष नेता के रूप में मान्यता दी जाएगी, नहीं तो मान्यता नहीं दी जाएगी। दोस्तों अब अपन बात करें 16वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़ा दल था, उसकी सीटें कितनी थी, 44। तो प्रतिपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए, 55। 10% कितनी होती है, 55 सीटें। 17वीं लोकसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें थी, 53-54 सीटें थी, 54 सीटें मान लिया, 53 सीटें थी, देख लेना एक बार, कई बार तथ्य की भूल हो जाती है, 53 सीटें थी। तो इसका मतलब 55 सीटें तो फिर भी नहीं थी, तो इनके दल को कानूनी मान्यता नहीं दी गई, ये विधिक मान्यता इसको नहीं मिली थी, तब कोई प्रतिपक्ष का नेता कानूनी रूप से नहीं था। वैसे किसी को घोषित कर दिया, उस सुरेश क्या नाम है उनका नाम था, उनको घोषित कर रखा था, तो वैसे ही घोषित कर रखा था, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, उन्होंने खुद नहीं घोषित कर रखा था। तो कानूनी मान्यता तभी मिलती है कम से कम 10% सीटें हो। और अब की बार 18वीं लोकसभा में कांग्रेस को 99 सीटें, कांग्रेस को कितनी सीटें हैं, 99 सीटें, 99 सीटें। तो इसको मान्यता दी गई है। प्रतिपक्ष का नेता अब लोकसभा में कौन है, राहुल गांधी जी है। कौन है, राहुल गांधी जी। लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता कौन है, राहुल गांधी जी है। राज्यसभा में होता है, ठीक है। तो आपको यह रखना है, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता एक सरकारी मान्यता दी गई है, तो वो संवैधानिक पद नहीं है, कानूनी उपबंध किया गया है। वैधानिक कह सकते हो, कानूनी कह सकते हो। कब किया गया, कानूनी दर्जा कब दिया गया, 1977 में दिया गया। इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। सुविधाएं या वेतन भत्ते जो भी मिलता है कैबिनेट मंत्री के हिसाब से मिलता है। इसका संविधान में वर्णन है, कि संसदीय विधि में वर्णन है। और कम से कम सदन की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 10% सीटें उनको प्राप्त करनी होती है, तब उन्हें प्रतिपक्ष का नेता का पद दिया जाता है। 48 नंबर, राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही है। इसको भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल इसको भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्थायी सदन है। क्या है ये, स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बिल्कुल ही गलत है। सही कथन है तो सही, एक तो ये हो गया, ये गलत है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता, लेकिन इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल है, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदस्य का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। अपन क्या है कि पेपर के प्रेशर में, जल्दबाजी में इस तरह के क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जिसका हर्जाना अपन को बाद में भुगतना पड़ता है। पता नहीं फिर कितने साल इंतजार करना पड़ता है, 1-2 साल, जो नई भर्ती आती है तब अपन सुधार कर पाते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देना है, टेस्ट वाले पेपर देना है, आए हुए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। तो 6 वर्ष का होता है, क्योंकि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। पहली बार लॉटरी से किया गया, एक साथ नियुक्त कर लिया, बाद में 2 वर्ष बाद है वो लॉटरी से सेवानिवृत्त कर दिया गया था, फिर दूसरी बार सेवानिवृत्त कर दिया गया। इस तरह से पहली बार बैलेंस बनाया गया। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसके सदस्य 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति होंगे, गलत है। न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो इसमें कौन सा सही हो गया, 1 और 3। 1 और 3 किस में, दय में, किसमें, दय में। 1 और 3 सत्य हो गया इसका। तो इस तरह से आपको आराम से क्वेश्चनों को करना है, अच्छे से देख के पढ़ लिया। अगर आपने क्वेश्चन समझ में आ गया और ऑप्शन सही तरीके से समझ में आ गया, तो क्वेश्चन गलत होने की कम संभावना है। राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले राज्य कौन से हैं, तो ये लगभग आपको राजस्थान को
अपन राजस्थान में पेपर दे रहे हैं तो राजस्थान से जोड़ के पूछेगा, लगभग आपको दूसरे से जोड़ के कम पूछेगा। तो राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है वो उड़ीसा और राजस्थान का है, कितने कितने 10-10, 10 ही राज्यसभा में है, 10 ही उड़ीसा के हैं राज्यसभा में और 10 ही राजस्थान से है। अगर लोकसभा का पूछ ले, लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व राजस्थान के समान प्रतिनिधित्व किसका है, तो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश व राजस्थान दोनों की कितनी कितनी सीटें हैं, 25-25 सीटें हैं। राज्यसभा की पूछे तो 10-10 सीटें उड़ीसा और राजस्थान समान है। अगर लोकसभा की पूछे तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान की 25-25 सीटें हैं, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, गुजरात की लोकसभा में 26 सीटें हैं। 50वां क्वेश्चन, अंतिम अपना क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जाती है। अभी एक फैसला आया था, इसमें 142 का हवाला दिया हुआ था कि अनुच्छेद 142 के तहत फैसला दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, देख लो। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 142, यदि एससी द्वारा समीक्षा याचिका, रिव्यू पिटीशन, एससी द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो समीक्षा याचिका है, समीक्षा किसके तहत करता है, अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट है अपने ही फैसले की पुनर्समीक्षा कर सकता है। दोबारा अपन याचिका लगा सकते हैं कि एक बार हमारे साथ अन्याय हुआ है, एक बार आप दोबारा इस फैसले को देखें, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्वीकार कर लेती है, तो दोबारा अपना फैसला आता है। तो ये अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा याचिका, रिव्यू पिटीशन, और अगर रिव्यू पिटीशन को पुनर्विचार के लिए अपन रखते हैं और उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया जाता है, फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट से दोबारा समीक्षा का अनुरोध किया जा सकता है। और तब हम समीक्षा का जो अनुरोध करते हैं उसे क्या कहते हैं, सुधारात्मक याचिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सुधारात्मक याचिका कहते हैं। अनुच्छेद 142 के तहत ये दाखिल की जाती है। सुधारात्मक याचिका अनुच्छेद 142 के तहत दाखिल की जाती है। जब समीक्षा याचिका को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जब समीक्षा याचिका को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तब हम 142 के तहत है वो सुधारात्मक याचिका दाखिल करते हैं। पहली बार रूपा हुरा बनाम अशोक हुरा 2002 में, रूपा हुरा बनाम अशोक हुरा, अब कौन थे पता नहीं, पति पत्नी थे क्या थे, ये वाद हुआ था। कब हुआ था, 2002 में। 2002 में इसमें मामले में एससी ने पहली बार सुधारात्मक याचिका शब्दावली का प्रयोग किया था। इस मामले में पहला ये मामला था रूपा हुरा बनाम अशोक हुरा 2002 में। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने जो सुधारात्मक याचिका शब्द का प्रयोग किया था वो इसमें ही किया था, अनुच्छेद 142 के तहत। जब समीक्षा याचिका खारिज कर दी जाती है, इसमें क्या होता है, यदि एससी द्वारा समीक्षा पुनर्विचार जो याचिका होती है अपनी रिव्यू पिटीशन कहते हैं, खारिज कर दिया जाता है, तो भी एससी से दोबारा समीक्षा का अनुरोध हम कर सकते हैं। ये फिर सुधारात्मक याचिका दाखिल की जाती है, वो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दाखिल किया जाता है। अभी एक फैसला आया था, मेरे ध्यान में नहीं, अभी स्लिप हो गया दिमाग से, तो ये 142 के तहत आया था सुधारात्मक याचिका आया था। तो पहली बार ये शब्द है शब्दावली का प्रयोग किया गया और रूपा हुरा बनाम अशोक हुरा वाद 2002 में किया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं तीसरा चैप्टर 51 से लेके 75 तक। 3 वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे वीडियो सोल्यूशन। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।